तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर। असल में इसको कहा जा सकता है एक नई कहानी और एक नया किस्सा। सितंबर 2000 में बैंकॉक के एक पॉश इलाके के फ्लैट में छोटा राजन पर हमला, ये किस्सा सबने सुना। और उस किस्से का जो मेन सूत्रधार बताया जा रहा था उसका नाम आप सबको मालूम है। उस शख्स के पकड़े जाने के बाद बैंकॉक में जेल भी काटी। हिंदुस्तान का रहने वाला था, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, जिसका नाम था मुन्ना झिंगाड़ा। आखिर एक लंबी लड़ाई के बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। क्योंकि पाकिस्तान से बैंकॉक आया था, इसलिए उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे पास कराची से कुछ ऐसे दस्तावेज पहुँचे, न्यूज़पेपर्स की वहाँ के उन दिनों की कटिंग, कुछ वहाँ के टीवी शोज़, टीवी पे जो खबरें आईं, उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी अखबारों की कटिंग्स और बहुत सारे जानकार लोगों के विचार हमारे पास पहुँचे, जिनसे हमने पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से बातचीत जारी रखी हुई थी। हम इस पूरे केस की तह तक पहुँचना चाहते थे, एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। मैं भी रोज़ की रूटीन क्राइम की खबरें कर कर के बोर हो गया था, और जो ट्रीटमेंट मेरे दांतों की चल रही है उससे मुझे काफ़ी समय भी मिला। मैंने बहुत दिन एपिसोड नहीं बनाए, लेकिन मेरा काम जारी था। तो इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नए तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। मुझे अपने आप पर बहुत हौसला हुआ, मान हुआ कि ऐसे काम मैं कैसे कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों का आशीर्वाद है, आपकी शुभेच्छाएँ हैं, और हमारी चैनल सुनने वाले पाकिस्तान के उन सब श्रोताओं की हिम्मत की दाद है, जिन्होंने इतनी सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पिछले चंद हफ्तों में भेजी। मुझे उसको बार बार पढ़ के, उनको बार बार फ़ोन करके कुछ नाम, कुछ हालात, उनकी तहकीकात करते करते एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आ गई। आज हम उस नई इन्वेस्टिगेशन की बात करें। छोटा राजन पर हमला क्यों हुआ, किसने किया, टीम का लीडर कौन था, उसके जो शूटर हायर किए गए कराची से वो कैसे किए गए, और हमला नाकाम होने के बाद कराची के अंडरवर्ल्ड में कैसे खून खराबा हुआ, जिसकी खबर आज तक कहीं नहीं आई सिवाय पाकिस्तान के। भारतीय मीडिया ने उस पूरे एंगल को नज़रअंदाज किया, क्योंकि शायद इन लोगों की पहुंच वहां तक नहीं थी। एक तो ये दो देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं, लोग एक दूसरे से बात करने से भी डरते हैं। लेकिन तभी सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आप तक हर बात बहुत सारे साधनों के ज़रिए पहुंच सके। लेकिन आज माहौल डिफरेंट है। आप बॉर्डर सील कर सकते हो, संबंध ख़त्म कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया ज़िंदा रहता है। उसके ज़रिए आपको बहुत सी बातें पता चलती हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज से 24 साल 25 साल पहले की खबरें, उस समय की न्यूज़ आइटम, टीवी रिपोर्टिंग वगैरह ढूंढने में और उसको एनालाइज करने में, और सबको एनालाइज करने के बाद एक रिज़ल्ट पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं
ऑपरेशन छोटा राजन की पूरी कहानी, जो मुझे यकीन है आपसे बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, उनमें से हम आपको मिलाएंगे इस सीरीज़ के थ्रू। पहला सबसे बड़ा किरदार एज यूजुअल दाऊद इब्राहिम है, जिसने ये पूरी की पूरी स्कीम प्लानिंग रखी। उसके लिए लोगों को कैसे तैयार किया, ये बहुत अहम बात है। उसके बाद उस समय के कराची के जो 3-4 बड़े दिग्गज डॉन थे, उनमें से एक डॉन था शोएब खान, उसका जिक्र आएगा। बहुत दिलचस्प कहानी है शोएब खान की, कैसे उसने छोटा राजन को मारने के लिए दाऊद का साथ दिया और कैसे खुद शोएब खान मारा गया। अब शोएब खान के साथ एक शख्स काम करता था जिसका नाम था भोलू कसाब। आपने मुंबई हमलों के एक आरोपी अजमल कसाब का नाम सुना होगा, उसी कम्युनिटी का था। फर्क इतना है कि कसाब पाकिस्तान के पंजाब का था और ये कसाब इब्राहिम कसाब ये कराची शहर का ही रहने वाला था। और इस पूरे ऑपरेशन छोटा राजन का सबसे बड़ा किरदार यही इब्राहिम कसाब था, जो भोलू के नाम से मशहूर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस शख्स की, वो भी आपको सुनाएंगे। उसके साथ साथ भोलू का एक दोस्त मंजर आबास, उसकी बात करनी बहुत ज़रूरी होगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में, हालांकि पाकिस्तान मीडिया ने छोटा राजन के केस की कोई तहकीकात नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो छोटा राजन पर हमले के उस कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में इन्वॉल्व थे, उन सब की इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तानी एजेंसीज ने की है। उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं। उनमें एक बहुत बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर फयाज खान, उनका जिक्र भी आएगा, जो एसएसपी रैंक के ऑफिसर थे उस समय। बाद में तो शायद आईजी वगैरह बन के रिटायर हुए होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भूमिका है। और इस पूरे केस में एक मेमन सेठ का नाम आता है। पाकिस्तान में शायद इस मेमन सेठ को लोग कम जानते होंगे, इसलिए उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आया। और हमने जब ये सब नुक्ते तारे जोड़ने की कोशिश की तो पता चला कि हो सकता है वो मेमन सेठ इकबाल मेमन अलियास इकबाल मिर्ची हो सकता है, जिसका उस समय अफ्रीका में बहुत बड़ा कारोबार चल रहा। और ये कहानी आपको लेके जाएगी दुबई, कराची, मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका, बैंकॉक के अलावा। बहुत हैरत अंगेज खुलासे इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। एक एक करके सब लोग मारे गए, वो सब लोग जो छोटा राजन को मारने में इन्वॉल्व थे। 2 लोग बचे, एक मुन्ना झिंगड़ा और एक दाऊद। पूरी इन्वेस्टिगेशन में या पाकिस्तान के मीडिया में छोटा शकील का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी मुन्ना झिंगाड़ा का जिक्र नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं दाऊद मुन्ना झिंगाड़ा से भी नाराज़ था ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से। इसीलिए जब उसको वापस कराची पाकिस्तान लाया गया
उसको कराची नहीं रखा गया, बल्कि पख्तूनवा जो फ्रंट इन प्रोविंस है पेशावर अफ़गानिस्तान के सरहद पे, वहाँ उसको रिलोकेट किया गया, कराची नहीं रखा गया। और इस पूरे वृत्तांत में एक बात और भी सामने आती है कि उन्हीं दिनों में 2001 में 2000 सितंबर में हमला होता है। 2001 में एक किस्सा ऐसा आता है कि एक शख्स को दाऊद के घर ले जाया जा रहा था और उसका मुंह से ढक के लेके गए ताकि उसको दाऊद के नए घर का पता ना लग सके। मतलब दाऊद ने शायद उन दिनों में अपनी रेसिडेंस चेंज की होगी। बहुत कुछ है, बहुत मेहनत से ये सब बातें निकाल के हमारे दोस्त लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे से भी वो इसी तरह हमारी चैनल की मदद करते रहेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। हमारे श्रोतागण ही हमारे सोर्स हैं। हम वहाँ की सरकार को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, वहाँ के पुलिस वालों को नहीं जानते, एजेंसी वालों को नहीं जानते, लेकिन जो लोग छोटा राजन को मारने की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, उनकी पहुँच कहाँ कहाँ तक थी, ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो भी हम आपको बताएं कैसे उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ के रेंजर्स जो आर्मी का हिस्सा है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं। इतनी पहुँच थी उसकी। और अफसरों की बदली करवाने के लिए वो सब उस राज्य के गवर्नर को भी रिश्वत देता है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। तो दोस्तों, ध्यान से इस सीरीज़ को सुनना। मुझे नहीं लगता इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ आपने कभी पहले हमारी चैनल पे सुनी हो। दूसरों का मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने इससे अच्छी बनाई हो, वो जाने या आप जाने, लेकिन मुझे बहुत तसल्ली है कि आखिर इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। तो हम इस केस के एक एक किरदार से आपके साथ मिलाएंगे। पहले इसकी बैकग्राउंड बताएंगे कि वो ट्रिगर क्या था जिसकी वजह से छोटा राजन को मारने की नौबत आई। हर क्राइम के पीछे उसका मोटिव चाहिए होता है। वो मोटिव के लिए लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये आदमी आपके लिए खतरनाक है, इसलिए इसको मारना है। वो भूमिका कैसे बनाई गई, ये माइंड बॉगलिंग है। ये दाऊद के दिमाग की उपज है कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस काम को अपना समझ के करें। और पूरे ऑपरेशन में मुंबई का कोई किरदार शामिल नहीं था। हमले वाले में रेकी वेकी करने में कुछ लोग मुंबई से गए थे, जो आसान काम होता है, लेकिन कैसे हमला किया गया, पूरी प्लानिंग की गई, वो अपने आप में एक जासूसी वृत्तांत से कम नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी का सूत्रधार तो दाऊद इब्राहिम है। कैसे उसने अपने साथ शोएब खान और इब्राहिम भोलू को जोड़ा। अब इनकी बैकग्राउंड की पहले बात करेंगे। इनकी राजन के साथ दुश्मनी कैसे हुई, जिसका फ़ायदा दाऊद इब्राहिम ने उठाया, वो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इब्राहिम भोलू और भोलू कसाई। ये आदमी भोलू, ये कराची के एक बहुत ही गरीब किस्म के लोअर इनकम मिडिल इनकम ग्रुप के एक बस्ती में रहता था। कुछ इस किस्म की बस्ती जैसे हमारे मुंबई में धारावी का एरिया एक ज़माने में हुआ करता था, आजकल तो बहुत बदल गया। और ये
कसाई पेशे से त्वल्क रखता। जानवर काटना, उनको बेचना, ये करना वो करना, और बकरीद के टाइम पे लोगों के बकरों को काटना करना, पैसे कमाना, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुंबई हम लोग का किरदार अजमल कसाब था। इसका नाम भी, इसको पहले बचपन से भोलू कसाब कहते थे। बिल्कुल अंगूठा था, गरीब आदमी। उस बस्ती में कॉलेज तो छोड़ो, स्कूल भी शायद एक आधी था जहाँ कोई जाता नहीं था, क्योंकि सबको अपना पेट पालने की मजबूरी बड़ी लगती थी। पढ़ाई उनके लिए कोई पेशा धंधा काम नहीं था। तो ये आदमी कभी स्कूल गया ही नहीं, और वहीं पे बड़ा होते होते आदमी क्राइम की दुनिया में चला जाता। जो शख्स जिसके बारे में उसके बस्ती वालों ने, माता पिता ने, रिश्तेदारों ने सोचा होगा कि ये हमारे काम को आगे बढ़ाएगा, कसाबगिरी को, ये इंसानों को भी कसाई की तरह मारेगा, ये किसी ने कभी सोचा नहीं। तो बस्ती से बड़ा होके निकल के ये आदमी मेन कराची शहर में विचरने लगता, यहाँ बड़े लोग, गैंगस्टर, इस किस्म के लोग। और आपको बता दें कि इसकी बस्ती में जो पॉपुलेशन थी वो हर किस्म के लोग रहते थे। वो गरीब हर कम्युनिटी में होते। वहाँ पे बलोच भी रहते थे, वहाँ पे गरीब सिंधी भी रहते थे, वहाँ पे गरीब पठान भी रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारे कराची के बड़े गैंग जो थे, जैसे लियारी गैंग, उनके छोटे मोटे गुर्गे भी उसी इलाके में रहते थे। तो काफ़ी सारी भाषाएं वहाँ के बच्चे बोलने सीख लेते थे। हर कम्युनिटी का तौर तरीका, जीने का, रहने का ढंग सीख लेते थे। कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन 5-5, 6-6 ज़बान हर अनपढ़ बोल लेता था। डिफरेंट कल्चर्स की उनको सेंस होती थी, जो आगे जाके उम्र में उनके बहुत काम आई। तो आप देखिए, ये अनपढ़ आदमी एक ज़माने में, बाद में, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो बेनज़ीर भुट्टो और उसके पिता, उनकी जो पार्टी थी, उनके कई प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने। मेन पार्टी थी एक ज़माने में अवामी लीग और पीपीपी। इमरान खान की पार्टी तो बहुत बाद में बनी है। उसका जो स्टूडेंट विंग था, विद्यार्थियों का विंग, जिसको पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कहते थे, उसका ये करता धरता था अनपढ़ भोलू। स्टूडेंट विंग का बड़ा लीडर था कराची का, बना बाद में। और इस आदमी ने अपना डॉनगिरी बनने चलाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लिया, जो हिंदुस्तान में भी बहुत प्रचलित है। और आपको बता दें, उसका शौक़ हिंदी फिल्में देखने का था, और वो भी क्राइम की फिल्में। और उनमें जो हिंदी फिल्मों की, क्राइम की फिल्मों में जो डॉन हुआ करते थे, उनकी देख रेख, उनको देख देख के ये आदमी भी डॉन बनने के सपने लेता था। उसी किस्म के कपड़े पहन लेना, उसी किस्म का बात करने का अंदाज। उसका कद काट भले ज़्यादा नहीं था, लेकिन फुर्तीला बहुत था, तगड़ा बहुत था, दिलेर बहुत था, डेयरिंग बहुत था। कब हथियार निकाल लेगा किसी को पता भी नहीं चलता। और उसके बारे में बहुत किस्से भी मजबूत हैं कि उसमें एक हाथी जैसी ताकत थी। एक उसका किस्सा बहुत मशहूर है कि वो बैक किक लगा के दीवार तोड़ देता था, और किसी भी गाय को, कसाईयों को काम होता है, गाय को अकेला बिना, मतलब खाली हाथों से पकड़ के नीचे गिरा सकता था, इतनी ताकत थी उसमें। तो ऐसी बातें उसके साथ जुड़ी हुई थी। निशानेबाज बहुत तकड़ा था।
उसकी चलाई गोली कभी खाली नहीं जाती थी। इसी बात का गुस्सा और यही उसका इमेज बाद में उसके बहुत खिलाफ गया, क्योंकि छोटा राजन बच गया था। वो एक गलती उसको बहुत भारी पड़ी है। तो 2000 के पहले, ये हमले के पहले, वो आदमी चलते चलते पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो गया कि उसकी दोस्ती, उसके रिश्ते बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से हो गए, जिनमें से एक राणा साहब थे, जो बहुत बड़े अधिकारी थे। वो रेस कोर्स के शौकीन भी थे और रेस कोर्स पे पूरी निगरानी भी रखते थे, लेकिन लोगों को ये कभी पता नहीं चला कि वो अपनी रेस कोर्स पे निगरानी निभाना उनकी ड्यूटी है या उनका शौक है। उनके करीब हो जाता है रेस कोर्स में। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर उसको अपने साथ सिर्फ इसलिए रखते थे कि वो पुलिस वालों से और कमांडों से बेहतर उनकी रक्षा ये आदमी कर सकता। तो हाजी साहब, जो राणा साहब थे, जो वो इसको कहते हैं कि अब माहौल इतना ख़राब हो गया है, जिया उल हक की मौत के बाद बेनज़ीर भुट्टो की सरकार बनती है, तो इस आदमी को सलाह देते हैं कि अब तुम्हारे दुश्मनों की सरकार आ गई। ये बाद में बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी छोड़ के उसके भाई मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी में शामिल हो गया था। बहन भाई में झगड़ा हो गया था, तो भाई ने सेपरेट पार्टी बना ली थी। तो इसको नए आदमी के साथ काम करने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद इसने जो पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसके कुछ लीडरों को मारा भी, पुलिस उसके पीछे लगी थी। तो ये मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मिल गया और मुर्तज़ा भुट्टो को भी उसकी बहन ने जेल में डाल दिया था। खैर, वो उनका आपसी बातें हैं, उनमें नहीं जाएंगे हम। तो इसकी छोटा राजन के साथ कैसे बातचीत हुई उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए नई हुकूमत से, जो इसके खिलाफ थी, राणा साहब इसको सलाह देते हैं कि आप अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे मैं आपका इंतज़ाम कर देता हूँ। तो राणा साहब उनकी पत्नी, जो जिनको ये माता समान समझता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनके कहने पे अनपढ़ बना स्टूडेंट लीडर, पॉलिटिकल एंटिटी, पता नहीं कितने कत्ल, कितने अटेम्प्ट टू मर्डर कर चुका था, कई बार जेल की हवा खाई, एक बार तो हॉस्पिटल में भी कोई कांड कर दिया था बहुत बड़ा, और उसी हॉस्पिटल में बाद में उसका मौत की शनाख्त भी हुई। वो बात की कहानी आपको सुनाएं। तो वहाँ से ये आदमी साउथ अफ्रीका के नज़दीक छोटा सा कंट्री मोज़म्बिक, वो राणा साहब के सोर्सेज के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ से जो कहानी शुरू होती है छोटा राजन के साथ दुश्मनी की, वो कहानी आपको कल सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम तो समझते रहे कि दाऊद की छोटा राजन से दुश्मनी थी, उसने अटैक करवा दिया, मुन्ना जगाड़ा को भेजा, मलबारी को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, लेकिन कहानियाँ कुछ और निकल के आ रहे। सो दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 कल आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।